रूस के एक अखबार ने एक रिपोर्ट छापी कि अपने राजनयिक रिश्ते बहाल करने वाले ईरान और सऊदी अरब यही नहीं रुकेंगे बल्कि दोनों आगे सैन्य सहयोग भी बढ़ाएंगे। अखबार ने दावा किया कि दोनों देश समुद्र की सुरक्षा के लिए एक जॉइंट ग्रुप बनाने के लिए राजी हो गए हैं, जबकि पश्चिम एशिया में अमेरिका पहले से ही समुद्री सुरक्षा के एक गठबंधन की अगुवाई करता है। यानी पश्चिम एशिया में अमेरिका के रुतबे को तगड़ा झटका लगने वाला है। और जब अमेरिका का दोस्त सऊदी अरब उसके दुश्मन ईरान से रक्षा सहयोग बढ़ाएगा तो पश्चिमी एशिया के इस इलाके में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ सैन्य रिश्ते बनाकर ईरान अमेरिका से अपनी दुश्मनी ही निकालेगा। और अब तक पश्चिम एशिया में अमेरिका का पलड़ा भारी रहा है। उसने ईरान को घेरने के लिए जबरदस्त खेमेबंदी की हुई है। ईरान का पड़ोसी तुर्की अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य है। ईरान के दोस्त सीरिया में अमेरिका की सेना मौजूद है। ईरान का दुश्मन इजराइल अमेरिका का दोस्त है। ईरान के दूसरे पड़ोसी इराक को अमेरिका कमजोर कर चुका है और पश्चिम एशिया का बड़ा देश सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त रहा है। लेकिन अब ये समीकरण बदल रहे हैं। वहीं अमेरिका के साथ जंग के आसार के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने संकेत दिए कि अमेरिका के साथ परमाणु डील बहाल हो सकती है। 2015 में ईरान की अमेरिका और कुछ दूसरे पश्चिमी देशों के साथ परमाणु संधि हुई थी। उसके तहत पश्चिमी देशों ने ईरान से अपने प्रतिबंध हटा लिए थे और बदले में ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम पर नकेल कसी थी। लेकिन 3 साल बाद ही अमेरिका ने वो डील तोड़ दी। जवाब में ईरान ने भी डील की शर्तों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। और तभी से अमेरिका, इजराइल और संयुक्त राष्ट्र लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान को रोकने का बस एक ही चारा है, उसके साथ परमाणु डील फिर बहाल करना। मगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे को धमकी दिए बिना बात तक नहीं करते और पिछले कई महीनों से दोनों के बीच डील को लेकर चल रही बातचीत बंद पड़ी है। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बयान से पश्चिमी देशों को थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ परमाणु डील हो सकती है बशर्ते उससे ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई आंच ना आए। उधर इजराइल और अमेरिका से बढ़ते झगड़े के बीच ईरान ने एक नए और खतरनाक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया। कुछ दिन पहले ईरान के एक हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट करने की खबर आई थी, जिसके बाद उसने एक नए ड्रोन का टेस्ट किया। यूक्रेन जंग में उसका आत्मघाती ड्रोन पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है, जिसने उसके दुश्मनों को एक बार नहीं बार बार डराया। और उसका नया ड्रोन भी दुश्मनों के पसीने छुड़ा सकता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान का यह खास बॉम्बर ड्रोन करीब 7 किलो तक का बम उठा सकता है और 500 मीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। ये ड्रोन एक बार में 10 छोटी मिसाइलें दाग सकता है और इस ड्रोन को किसी भी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। यानी शाहिद 136 के बाद ईरान का नया ड्रोन आ गया, जिसे उसने अर्बाइन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया और अमेरिका और इजराइल को परेशान करने का नया रास्ता तैयार कर लिया। इधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के शव के टुकड़ों को कहीं फेंकने के आरोपों से इनकार कर दिया। इससे पहले पुलिस को आरोपी के फ्लैट से शव के 13 से 14 हिस्से मिले थे, जिससे उन्हें आशंका थी कि शव के कुछ हिस्सों को आरोपी मनोज साने ने कहीं ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद से पुलिस आरोपी मनोज साने से लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मनोज ने सरस्वती के अंगों को बाहर ठिकाने लगाने के आरोप से इनकार किया, जिसके बाद अब पुलिस मनोज के इस बयान की जांच कर रही है और गीता आकाशदीप सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें मनोज साने एक काले रंग की पॉलिथीन लेकर जाता दिखा। लेकिन उस पॉलिथीन में सरस्वती के बॉडी पार्ट थे या नहीं, इसकी मुंबई पुलिस अब जांच कर रही है। पुलिस को अभी सरस्वती की फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस बीच लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी मनोज साने पर वेब सीरीज देखकर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस बात के कई अहम सुराग उसके पास से मिले मोबाइल फोन से मिले। पुलिस उसे इस हत्याकांड में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें लिव इन पार्टनर की हत्या करने के आरोपी मनोज साने पर वेब सीरीज देखकर हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मनोज साने ने एक वेब सीरीज देखी और शव को ठिकाने लगाने के तरीके भी गूगल पर सर्च किए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस से तो प्रभावित था ही, साथ ही उसने वेब सीरीज देखी और उसी के आधार पर हत्या का प्लान तैयार किया। और हत्या के बाद 4 जून को उसने सरस्वती के शव की तस्वीरें भी खींची, जिससे कि बाद में याद आने पर उन तस्वीरों को वो देख पाए। आरोप है कि इसके बाद उसने अगले दिन कटर मशीन खरीदी और उसी के जरिए सरस्वती के शव के टुकड़े किए। सूत्रों के मुताबिक शव का 10% हिस्सा गायब है। वहीं आरोप है कि मीरा रोड हत्याकांड के आरोपी मनोज साने ने 4000 रुपए में एक पेड़ काटने वाला कटर खरीदा था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उसी कटर से उसने अपनी लिव इन पार्टनर के शव के टुकड़े किए और शव के उन्हीं टुकड़ों को मुंबई पुलिस ने बाद में उसके फ्लैट से बरामद किया, जिसके लिए मनोज साने ने 4 जून को भाईंदर ईस्ट इलाके की एक दुकान से पेड़ काटने वाला कटर खरीदा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों के बाद वो फिर उसी दुकान पर कटर मशीन को ठीक कराने पहुंचा था, क्योंकि कटर मशीन की चेन और ब्लेड टूट गया था और उसने पेड़ काटते समय कटर मशीन टूटने की बात बताई थी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस समय वो कटर मशीन ठीक कराने पहुंचा था वो बिल्कुल साफ थी, लेकिन आरोपी मनोज काफी तनाव में था। आरोप है कि हत्या के वक्त उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें वो पहले ही ठिकाने लगा चुका है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को आरोपी के फ्लैट से 5 बोतल नीलगिरी तेल मिला है, जिसमें बॉडी पार्ट उबाले जाने की पुलिस को आशंका है। उधर पाकिस्तान की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक आतंकी के शव को गाड़ी के आगे बांधकर शहर में घुमाते नजर आए। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने पेशावर के आसपास मौजूद आतंकियों के अड्डों पर जोरदार हमले किए और पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले संगठन टीटीपी के एक आतंकी को मारकर सेना की गाड़ी के आगे बांध दिया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में उसके कुछ सैनिक गाड़ी के सामने बंधे एक शव को पकड़े नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान आए दिन जम्मू कश्मीर में होने वाली भारतीय सेना की कार्रवाई पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का राग अलापता रहता है, जबकि उसकी खुद की सेना ही शव को गाड़ी से बांधकर अपनी ताकत दिखाती नजर आई। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि पिछले 10 दिनों में अलग अलग शहरों में छापे मारते हुए करीब 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने इस मामले में आरोपी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का भरोसा भी दिया। इधर खबर है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने रखने से इनकार कर दिया, जिसके पीछे जेल की कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया और इससे जुड़ा एक प्रार्थना पत्र दिल्ली जेल प्रशासन ने कोर्ट को भी दिया, जिसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रखने से इनकार कर दिया और कोर्ट से मांग की कि उसे दिल्ली की मंडोली जेल न भेजकर उसे पंजाब की भटिंडा जेल भेजा जाए, क्योंकि उसकी वजह से जेल की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। क्योंकि दिल्ली की जेलों में लॉरेंस के कई विरोधी गैंग के लोग बंद हैं, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अभी लॉरेंस दिल्ली की क्राइम ब्रांच के रिमांड पर है। इससे पहले उसे पंजाब की भटिंडा जेल से पहले एनआईए और फिर गुजरात पुलिस ने रिमांड पर लिया था। उसको हम मंडावली जेल में नहीं रखना चाहते, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। इसीलिए जेल प्रशासन ने लॉरेंस को वापस भटिंडा जेल ही भेजे जाने की कोर्ट से मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। उधर आरोप है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर संपत नेहरा जेल के अंदर से अपने गुर्गों के जरिए अवैध वसूली करते हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने रिमांड में दोनों शातिर गैंगस्टरों ने यह बात कबूल की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से दोनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की और इसी आधार पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने रिमांड पत्र भी दाखिल किया, जिसमें यह बात सामने आई कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर संपत नेहरा जेल के अंदर बैठकर अपना नेटवर्क चलाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो रिमांड पेपर कोर्ट में दाखिल किया उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जेल में रहने के दौरान दोनों ने नए लड़कों को अपने गैंग में भर्ती किया और उनके जरिए रंगदारी वसूली, जिसमें लंदन में बैठा दिल्ली का फरार गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू और अमेरिका में बैठा लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई उनकी मदद करते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक बीजेपी नेता की हत्या में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में दोनों के खिलाफ लीड मिली थी। 4 दिन का पुलिस रिमांड लॉरेंस बिश्नोई का दे दिया गया, जिसके बाद दिल्ली की कोर्ट ने दोनों की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी। इस बीच राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दानाराम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। जवानों के साथ पुलिस के अधिकारी गुर्गे के ठिकानों पर पहुंचे और अवैध तरीके से बनाए गए उसके 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। असल में पुलिस राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में गैंगस्टर रोहित गोदारा के करीबी दानाराम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बताया गया कि दानाराम ने राजस्थान के बीकानेर में अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान बनवाया था, जिसे बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दानाराम पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे वक्त से फरार चल रहा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। उधर उत्तर प्रदेश के जालौन में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद जवाबी फायरिंग के दौरान उनमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो तीनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने की फिराक में थे, लेकिन एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप सर्वेलेंस की एक टीम और पुलिस ने मिलकर तीनों बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के एक इनामी हिस्ट्री शीटर सूरज पाल के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि रूस ने जंग में ईरान के जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया उन्हें कहीं और नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को में तैयार किया गया। अमेरिका ने यह आरोप कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर लगाया, जिनमें मॉस्को में ड्रोन बनाने की फैक्ट्री होने का दावा किया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने मॉस्को में शाहिद 136 जैसे कई घातक ड्रोन बनाने का प्लांट लगाने में रूस की मदद की, जबकि आज तक उसने रूस को शाहिद 136 ड्रोन बेचने तक की बात भी नहीं मानी थी, क्योंकि इन ड्रोन की वजह से यूक्रेन को जंग में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन ईरान हमेशा रूस की मदद करने के आरोपों को नकारता आया है। हालांकि इस बार अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ईरान ने जंग में अपने ड्रोन की खपत को देखते हुए शाहिद 136 ड्रोन बनाने की एक फैक्ट्री मॉस्को में ही लगा दी, ताकि रूस को जंग में ड्रोन की कमी न पड़े।
इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो रूस को ड्रोन देता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। साथ ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बंद करने की सलाह भी उसने दी और रूस को दी जा रही मदद फौरन बंद करने की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जाहिर करते हुए इसे यूएन के उस प्रस्ताव का उल्लंघन बताया जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बंद करने का जिक्र है। असल में अमेरिका ने आशंका जताई थी कि ईरान अपने घातक ड्रोन रूस को सप्लाई कर रहा है और उन्हीं ड्रोन से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की और रूस को ड्रोन न देने की अपील की।